गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। अभी हो रहे हैं 9:04 और मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बना लेना चाहिए अजय के उल्टा चश्मा में, एक मोटिवेशनल वीडियोस बहुत ज़रूरी है। सैटरडे संडे मुझे लगता है सबके पास टाइम रहता है। सो आई गाइस, आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सी दिस वीडियो फुल्ली। डेफिनिटली मैं आपको गारंटी तो किसी चीज़ की दे नहीं सकता, गारंटी तो किसी में है नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को एंड होने के बाद आपके पास काफ़ी सारा ढेर सारा नॉलेज आएगा और एक्सपीरियंस लेवल भी आ पाएगा। लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। सो दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय का उल्टा चश्मा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। आपको इसी तरह के स्किलफुल नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी स्टॉक मार्केट जो ऑल आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़ वगैरह या आपको जिसका लगता है जिससे आप एडवाइस ले सकते हो, जब आप उनके पास गए, उनसे पूछा है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और आपने कितना कमाया? तो हमेशा आपसे यही एक सुनने को मिलेगा दोस्तों कि मैंने इतना कमाया। मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा ऐसा होगा जो अपने लॉसेस को आपके सामने रखेगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है और ह्यूमन टेंडेंसी ना बोले तो स्टॉक मार्केट में ये एक पैटर्न है, राइट? आप अपने पापा से पूछ लीजिएगा, पापा भी आपको झूठ बोल देंगे, राइट? अपने पेरेंट्स भी। वो सिर्फ़ अपना प्रॉफ़िट बताएँगे क्योंकि सब चाहते हैं कि उनसे लोग एडवाइस लें, जबकि अंदर हम सबको पता है कि उनकी हालत भी खराब है, ठीक है ना? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, राइट? तो अब ऐसी क्या चीज़ होती है कि हम लोग इसको अवॉइड करें कि हमें लॉसेस कम से कम हो, चलो ज़्यादा प्रॉफ़िट ना हो। क्योंकि सब लोग ये भी बोलते हैं कि चलो बहुत कोई भयंकर प्रॉफ़िट ना हो, लेकिन कम से कम या लॉसेस ना हो और हम एक ठीक-ठाक प्रॉफ़िट जनरेट कर सकें, ये सबकी तमन्ना होती है, राइट? तो आज इस वीडियो में ये जब दोस्तों वीडियो एंड होगा, तो मैं गारंटी तो नहीं दूँगा दोस्तों, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा जब ये वीडियो एंड होगा तो आपको काफ़ी सारा नॉलेज आ चुका होगा और आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले वो सारी सावधानियाँ आप ज़रूर बरतेंगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए अगर आपको फ़ायदा उठाना, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस इज़ अजय एंड अजय का उल्टा चश्मा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या होता है ना दोस्तों, पहली स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली मेन क्या होता है, मैं काफ़ी मेरे दोस्त को कॉल आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर, न्यूज़ तो हम भी एनालिसिस करते हैं, मार्केट हम भी देखते हैं, फंडामेंटल्स हम भी देखते हैं, प्रमोटर्स होल्डिंग हम भी देखते हैं, एनालिसिस हम भी करते हैं, ट्रेंड हम भी देखते हैं, कैंडलस्टिक हम भी देखते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद भी हमारे इतने एक्यूरेट टारगेट्स नहीं होते हैं और हम फिर भी इतने प्रॉफिट में नहीं जा पाते जितने आप में जाते हो। तो ये है क्या? ठीक है ना? तो दोस्तों, मैं हमेशा से वही बोलता आया हूँ जो मैं वीडियो में भी बोलता हूँ दोस्तों। हमेशा मैंने कहा है कि दोस्तों, एक होती चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, वो एक जो वर्ड है ना, मुझे लगता है कि बड़ा अंडररेटेड है, बड़ा अंडररेटेड है। ठीक है ना? वो वर्ड्स सबको पता है लेकिन उसको वो डिसिप्लिन तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों, मेरा सीक्रेट यही है, मैं आपको बता देता हूँ। जो जब आप एक्सपीरियंस लेवल पे चले जाते हो ना, तो आपको ये चीज़ें पता होने लगती है, आप रिस्क मैनेजमेंट करने लगते हैं, ठीक है ना? तो जब आप इस तरीके से ट्रेड करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इक्विटी मार्केट हो गया, तो अगर वहाँ आप रिस्क मैनेजमेंट में अगर ज़्यादा स्ट्रेस करते हो, क्योंकि देखो मैंने पहले भी बोला है दोस्तों, शायद इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोग इंजीनियर होंगे, कुछ लोग ग्रेजुएट्स होंगे, कुछ लोग 10th-12th पास भी हो सकते हैं या फिर कुछ लोग रिटायर्ड भी हो सकते हैं जो वीडियोज़ देख रहे हैं, राइट? ठीक है ना? तो दोस्तों, मैं उन सब में एक कॉमन चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है ना? वो लोग रिस्क मैनेजमेंट कभी नहीं करते। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, ये वीडियो देखने वाले जो भी होंगे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कब-कब आपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचा है। ठीक है ना? रिस्क मैनेजमेंट की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती है। अभी किसी को बोलूँगा, अभी मुझसे कोई आके पूछता है कि सर, मुझे ये बता दीजिए कि मुझे सीखना कैसे है इक्विटी मार्केट में, मुझे एक्सपर्ट कैसे बनना है? मैं उसको बोलता हूँ कि एक काम कर, तू रिस्क मैनेजमेंट की जाके बुक पढ़। तो वो बोलेगा, सर जी, मैं आपसे स्टॉक मार्केट की पूछ रहा हूँ और आप मुझे रिस्क मैनेजमेंट की बुकें पढ़ा रहे हो, राइट? तो ये उनके क्वेश्चंस रिप्लाई में आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। बहुत सारी कंपनीज़, मल्टी मिलियनर कंपनीज़, मैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के नाम नहीं बोलना चाहता यहाँ पे, वो लोग रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हायर करते हैं। ठीक है ना? वो तो खुद इतने क्वालीफाई है, तो फिर उनको रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट क्यों हायर करने की ज़रूरत होती है दोस्तों? ये एक बहुत बड़ी पोज़ीशन होती है और बहुत इम्पोर्टेंट होती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं ना दोस्तों, वो कंपनी कभी नहीं डूबती, राइट? आपको भी इस तरह को इसको एज़ अ बिज़नेस लेना है और आपको बिज़नेस ही है आपका, आप स्टेक होल्डर्स हैं, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बिज़नेस, राइट? तो अगर बिज़नेस है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करनी है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पहले मैं क्रूड ऑयल का भी एग्ज़ाम्पल दूँगा, इक्विटी का भी एग्ज़ाम्पल दूँगा, ठीक है ना? तो कमोडिटी मार्केट का भी दूँगा और इक्विटी मार्केट में। तो सबसे पहले इक्विटी मार्केट, देखो इक्विटी मार्केट अगर मुझसे कोई पूछता है आके कि सर इक्विटी में करें, कमोडिटी में करें, तो मैं उनको हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर आपको सेफ्टी ज़्यादा आपको पसंद है, बहुत ज़्यादा आप सेफ प्ले होते हो। देखो, जब मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब मैं कभी रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सेफ हो गया हूँ, तो मैं इक्विटी कंसीडर करूँगा, कमोडिटी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रिस्क मैनेजमेंट एक टेक्निक होती है, मैं आपको इसमें वीडियो में पूरा बताऊँगा कि किस तरीके से आपको करना है और ये टेक्निक्स हर जगह एप्लीकेबल है।
इट डज़न्ट मैटर कि आप गेहूँ में डील कर रहे हैं, जिंक में डील कर रहे हैं, कॉपर में डील कर रहे हैं, कोई भी कमोडिटी मार्केट में कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट में कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर कर रहे हैं, जो भी आपको करना है आप करिए। ये जो टेक्निक्स है, कोई नहीं बताएगा दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि शायद ही आपको कोई वीडियो मिले। अगर है तो अच्छा, आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं, राइट? तो जल्दी से मैं बात कर लेता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की क्या है दोस्तों। तो मैंने पहले भी काफ़ी बताया है, लेकिन मैंने अपने क्रूड ऑयल जो अजय ब्लॉग लवर्स मेरा दूसरा चैनल है, उसमें भी काफ़ी मैंने बताया है, लेकिन मैं यहाँ पे अब उसको डिटेल में बताऊँगा कि दोस्तों कैसे करते हैं। ठीक है? सिर्फ फर्ज़ करो अगर आपको इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है, तो मैं 1 मंथ का चार्ट देख लेता हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत बारीकी में बताऊँगा मैं आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअली कोई ये इस पे कॉन्संट्रेट ही नहीं करता कि मार्केट वर्क कैसे करता है। सबको आके बस कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, ट्रेंड देखना और ट्रेड करना है, यही सबसे बड़ी गलती है। किसी को ये नहीं समझना होता कि मार्केट चलता कैसे है, क्यों चलता है? इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में कैसे मार्केट चलता है, कौन-कौन से कॉर्पोरेट इन्वेस्टर इसको चलाते हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं इस जानने में, राइट? तो देखिए अब जैसे मैं अगर इसको 6 मंथ का चार्ट देखूँ, ठीक है ना? तो देखिए 6 मंथ का चार्ट क्या है? कितने उतार-चढ़ाव हैं यहाँ पे, ठीक है ना? और लोग यही करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, राइट? इसी उतार-चढ़ाव को यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके रादर देन इन्वेस्टिंग। क्योंकि देखो अभी जो मार्केट है, अभी जितनी मेरी समझ है, 5 साल पहले क्या था, लोग सोचते थे कि यार मैं इन्वेस्ट कर लूँ, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। पुराने देखो मैंने यही कहा ना, मैं हमेशा मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ पे भी बोलता हूँ और मेरे दूसरे चैनल पे भी बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज़ वेरी डायनामिक, वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी डायनामिक। आपको हर बार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज स्ट्रैटेजी बनाई, मेरी किसी ने स्ट्रैटेजी चुरा ली, उसका काम चल गया अगले दिन भी, ऐसा नहीं होगा। अगले दिन फिर उसको नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, राइट? आप किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, राइट? मैंने कुछ बता दिया तो वो हो सकता है आज क्लिक कर जाए, कल क्लिक नहीं करेगा, परसों क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि इट्स अ डायनामिक, ठीक है ना? ये चेंज होता रहता है, राइट? इसकी स्ट्रैटेजी चेंज होती रहती है। तो अब जब 1990 का ज़माना था, उस समय था इन्वेस्टमेंट का ज़माना। उस समय अगर आपसे कोई भी पूछता था, कोई भी अगर आप एक्सपर्ट से पूछोगे, तो वो बोलेगा, "यार, आप एक काम करो, टाइटन जैसा स्टॉक ले लो और आप इन्वेस्ट कर लो फॉर 10 इयर्स," राइट? तो उस मार्केट में वो फिट बैठता था वहाँ पे, लाइक दैट इज़ वी कॉल एज़ अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। क्योंकि उस समय मार्केट की वो डिमांड थी, उसी ठीक है ना? तो उस प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट किया करते हैं। लेकिन अभी मार्केट फिट प्रोडक्ट अलग है। अभी क्या है, अभी लोग इन्वेस्टिंग में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कितने सारे बड़े-बड़े स्कैम हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। जैसे येस बैंक का स्कैम्स हुए हैं, डीएचएफएल के न जाने और कितने स्कैम्स हुए हैं, राइट? और क्या है कि आजकल लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। महँगाई बढ़ गई है और रिटर्न 10-15% में कोई भी संतुष्ट नहीं होता है, सब ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो लोग स्विंग ट्रेडिंग पे जाते हैं, राइट? तो अब स्विंग ट्रेडिंग में ही पूरा खेल है, ठीक है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो दोस्तों, तो आपकी रिस्क वैसे ही मैनेज हो जाती है। आप ध्यान से सुनिएगा, जब मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मतलब ऑब्वियसली मैं रिस्क कम रिवार्ड, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर ले और आप 15% प्रॉफिट कमा के बैठ जाएँ। अगर आप उसको उसमें संतुष्टि तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी वो प्रेफ़र नहीं करता। अरे यार 8% तो इन्फ्लेशन है, ठीक है ना? होम लोन की दरें देख लो आप। अब उसमें अगर आप 10 से 12% या एसआईपी करके कमाएँ, तो मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा स्टूपिड कोई नहीं है, ठीक है ना? होते हैं, पढ़े-लिखे स्टूपिड भी घूम रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि जब हम डिजिटल मार्केट में कर रहे हैं, डिजिटल मार्केट में हैं, एंड यू ऑल आर क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स, राइट? एंड आपके पास ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट ऑप्शंस एंड यू आर गोइंग इनटू द एसआईपीज़ एंड आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दोज़, राइट? बट आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखिए अब रिस्क मैनेजमेंट एसआईपी वाले भी करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड वाले भी करते हैं, ठीक है ना? तो व्हाई डोंट कि हम क्यों नहीं करें रिस्क मैनेजमेंट, राइट? तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, तरीके बताता हूँ आपको किस तरीके से करने हैं, राइट? देखिए जैसे ये आप चार्ट देख रहे हैं, राइट? ये क्या चार्ट है 6 मंथ का? आपको दिख रहा है चार्ट, राइट? अब आपको क्या करना है, आपको इन पॉइंट पे आपको आइडियली क्या होता है, इन पॉइंट पे बाय करना और आइडियली आपको इस पॉइंट पे सेल करना है, ठीक है ना? सबके दिमाग में यही रहता है कि एकदम एग्ज़ैक्ट बॉटम पे ले और एकदम पीक पे निकाले। ठीक बात है, मुझे लगता है कि कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपका यही है। मुझे लगता है कि हर एक बंदा यही सोचता है कि सबसे बॉटम पे ले और सबसे टॉप पे से दे। लेकिन क्या ऐसा होता है कभी? क्या ऐसा होता है कभी? नहीं होता है ना दोस्तों, ठीक है? सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने जिम करना स्टार्ट किया था, मैंने सोचा मैं सिक्स पैक बनूँगा, मैंने 6 बहुत मेहनत की, राइट? बहुत मेहनत की और मेरे बन भी गए। लेकिन उस 6 महीने की मेहनत को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो लेटर आफ्टर 1 ईयर आई गॉट टू नो, मुझे समझ आ गया कि ये चीज़ मैं जब कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे नहीं करनी। जो चीज़ आप सस्टेन नहीं कर सकते, ठीक है ना? वो होता है ना, जैसे आपकी जितनी सैलरी उतना ही, आपने कोई महँगा पर्स खरीद लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप हर 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 महीने महीना महँगा पर्स खरीद पाएँगे, नहीं खरीद पाएँगे, राइट? आप सस्टेन नहीं कर सकते, तो उस तरफ जाना ही नहीं, राइट? आप समझ रहे हैं ना? तो आपको अपनी लिमिटेशंस पहचाननी है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बॉटम पे कभी नहीं खरीद सकते। एग्ज़ैक्ट बॉटम पे कोई नहीं खरीद सकता, तो ये दिमाग से ही निकालना पड़ेगा,
ठीक है ना? और एग्ज़ैक्ट पीक पे कोई सेल नहीं कर सकता। किसको पता है बॉटम क्या है, किसको पता है सेल क्या है? येस बैंक का बॉटम कहाँ, किसको पता था, राइट? सो देयर इज़ नो बॉटम, देयर इज़ नो पीक आउट। लेकिन आपको जहाँ पे अपने आप प्रॉफ़िट दिखे आपको, आपको ये भूल जाना है कि भई यार 50 पे ले लिया मेरे दोस्त ने, मैंने तो नहीं लिया था। लेकिन आपको क्या पता कि जिसने 50 पे लिया उसका नीचे भी जा सकता है बहुत। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती है ना। तो आपको बस ये फ़ोकस करना है दोस्तों कि हमको ट्रेड लेना है। कितना किसको प्रॉफ़िट हुआ, मेरे फ्रेंड को कितना हुआ, उसको कितना हुआ, उसको तो 10,000 का हुआ, मुझे 5,000 का हुआ, मुझे 2,000 का, इस पे कॉन्सन्ट्रेशन नहीं करना है। अब रिस्क मैनेज कैसे करते हैं मैं उस पे बताता हूँ। पहली स्ट्रैटेजी, पहली टेक्निक रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसको हम हेजिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो देखिए अगर आपके पास ये जो बेसिकली टेक्निक्स हैं, ये उनके लिए जिनके पास अच्छे खासा अमाउंट होता है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? ठीक है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फोसिस का स्टॉक्स है। फ़र्ज़ करो अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, राइट? 5 लाख रुपए और मुझे करनी है स्विंग ट्रेडिंग। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना? मैंने क्या किया, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जैसे 1 वीक का चार्ट बताता हूँ। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कोई बताएँगे, ये बहुत जो प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग होते हैं, जिनकी कॉर्पोरेट डेस्क लगती है, अगर आपको नहीं पता है, तो जिस तरीके से कंपनीज़ में एम्प्लॉइज़ होते हैं, स्पेशलिस्ट एम्प्लॉइज़ होते हैं ना, जैसे एडमिन डिपार्टमेंट हो गया या ये हो गया, तो एडमिन स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, उनकी डेस्क लगी होती है ना, उसी तरीके से जो मार्केट होता है, मार्केट में ट्रेड करने के लिए बड़े-बड़े जो फाइनेंस कंपनी जो होती है, वो अपने वो कॉर्पोरेट डेस्क लगाती है। बाकायदा हायर करती है प्रोफेशनल्स को। उन प्रोफेशनल्स को पता होता है कि हेजिंग कैसे करनी होती है। उनको ये तक पता होता है कि पब्लिक अपना मोटा पैसा कहाँ लगा रही है। हम लोग अपना मोटा पैसा किस लेवल पे लगा रहे हैं, उनको उनके पास काफ़ी सारे लाइसेंस टूल होते हैं। जैसे हम लोग तो क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग इस पे कर देते हैं। उन लोगों के पास ब्लूमबर्ग वाले लाइसेंस टूल होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं बड़े-बड़े, जिनके लिए वो है ना ईयरली बेसिस करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। तो उनके पास बहुत सारी डिटेल्स होती है दोस्तों कि आप किस लेवल पे बाय कर रहे हैं, किस लेवल पे सेल कर रहे हैं, आपका एसएल क्या है, इनफैक्ट उनको ये तक पता होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे लगता है आपके लिए नई चीज़ होगी, लेकिन ऐसे काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, बड़े महँगे टूल्स होते हैं, ब्लूमबर्ग बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जिनके टूल्स होते हैं, जिनके टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स पे उनको क्लियर पता चल जाता है, कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये चीज़ शायद आपको नहीं पता होगी, तो मैंने आपको एडवांस में बता दी है। तो ये चीज़ है कि आप स्कैनर में हैं, आप जो भी ट्रेड करते हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को पता होता है कि आप किस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, किस लेवल पे निकाल रहे हैं। जी हाँ, आपको पता होता है कि कहाँ पे एसएल कर रहे हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि जैसे ही आप बाय करते हैं, वो नीचे क्यों जाता है प्राइस। ठीक है ना? मुझे लगता है 95% लोगों के साथ यही होता है, जैसे ही वो कहीं बाय करते हैं, प्राइस पहले नीचे जाती है अच्छी खासी, राइट? ठीक है ना? ये सबके साथ होता है। मेरे साथ भी होता है, अब नहीं होता है क्योंकि अब मैं प्रो हो गया हूँ। ठीक है ना? प्रो मतलब मैं थोड़ा बिग इंटरमीडिएट से एक्सपर्ट की तरफ जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, राइट? ठीक है ना? तो अब आपको इससे अब आप इससे निजात कैसे पानी है? क्योंकि आप इससे बच तो नहीं सकते, ठीक है ना? क्योंकि आप तो वही देखोगे, कैंडलस्टिक पैटर्न ही देखोगे आप, उसके अलावा आप क्या देखोगे? लेकिन उसमें एक टैक्टिक्स है। दोस्तों ये जो चीज़ है ये हर जगह है, क्रूड ऑयल में भी है, नेचुरल गैस में भी है, ठीक है ना? तो अब आपको क्या करना है, ठीक है ना? तो को इक्विटी मार्केट जो हमारा इंडिया का है वो इंडिया गवर्नमेंट मतलब इंडिया रन करता है, लेकिन जो नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल है वो भी इंडिया करता है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस इंटरनेशनली बहुत होता है, राइट? ठीक है ना? तो इसीलिए हम पहले भी इक्विटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल हमने कैंडलस्टिक पैटर्न देखा दोस्तों, ठीक है ना? अभी ये यहाँ आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि 1451 है और हमारा एसएल रेजिस्टेंस तो मुझे लगता है सबको पता होगा। तो मैं अगर बोलता हूँ कि चलो 1455 पे जैसे ही 1455 पे चले, आपको बाय कर लेना क्योंकि वहाँ पे ट्रिगर हो रहा है। फ़र्ज़ करो, राइट? और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1480 के एग्ज़ाम्पल, राइट? और नीचे के साइड में हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा 1450 मतलब 1455 के ऊपर बाय करना है और टारगेट रहेगा हमारा 1480, ठीक है ना? और 1450 के नीचे अगर जाता है, तो हमें शॉर्ट करना है और वहाँ पे हमारे लेवल्स रहेंगे 1430 के, ठीक है ना? ये हमने तय किया। मुझे लगता है सब इसी तरीके से करते हैं। कुछ अपना एसएल रखते हैं, रेजिस्टेंस रखते हैं। यहाँ तक बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न आपने देखा, प्रमोटर होल्डिंग आपने सब देख ली, सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद आप इंट्राडे करने बैठे। आपने एक स्टॉक ढूँढा जिसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा हो, तभी तो आपको इंट्राडे करने का मौका मिलेगा वहाँ, राइट? ठीक है ना? तो ये आपने कर लिया, चलो अच्छी बात है। आपने पूरा एनालिसिस कर दिया, एमएसीडी सब देख लिया, सब कुछ देख लिया, अच्छी बात है, राइट? अब क्या होता है, अब यहाँ पे गच्चा कब होता है कि आपने जैसे ही 1455 के ऊपर गया, आपकी ट्रिगर हो जाती है कॉल, ठीक है ना? और आप वेट करते हैं 1470 का, राइट? लेकिन अगर वहाँ पे जो बहुत केसेस में होता है और जहीं इसी पॉइंट पे लोग लॉस कमाते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसी पॉइंट पे मुझे लगता है कि 90% पब्लिक अपना लॉस कमाती है। मैं बता देता हूँ कैसे। अब जैसे 1455 के ऊपर आपने बाय किया, अब क्या होगा ना, अगर यहाँ पे मैनिपुलेटर्स और बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं, अगर उनको पता चल गया, मैं इन्फी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और पर्टिकुलर स्टॉक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब वो क्या करेंगे 1455 के ऊपर आपका ट्रिगर हो गया, अब वो ले जाएँगे उसको 1450 के नीचे। अब 1450 के नीचे गया तो आपका तो एसएल
टूट गया। सो दिस इज अ इंटेंशनली एसल ब्रेकिंग स्टफ, यू गेटिंग माय पॉइंट? जानबूझ के एसल तोड़ने वाली चीज हो गई। ठीक है, अब उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे राजे भाई अब उसमें हम क्या करें? हमको कैसे पता चलेगा कि वो इंटेंशनली टूटा है या क्या टूटा? हालांकि उसकी उसकी भी मेरे पास टेक्निक्स है जो टेक्निकली एसल टूटते हैं, ठीक है ना? उनमें कम से कम वो वहां पे सस्टेन करता है 1450 के नीचे, एटलीस्ट सस्टेन करता है फॉर 1 to 2 मिनट्स। आपने देखा होगा, मैंने क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में इतने सारे वीडियो बनाए मेरे दूसरे चैनल पे। अ, तो वहां पे मैंने ये बताया आपको, राइट, कि 2 मिनट 1 मिनट उसका फंडा यही है। 1 या 2 मिनट सस्टेन करने के लिए क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जो अच्छी चीजें होती है दोस्तों, ठीक है ना, जो जेन्यून चीजें होती है वो सस्टेन करती है। लेकिन जो फर्जी चीजें होती है वो एक लेवल पे पहुंच तो जाएगी लेकिन अपने आप को वहां सस्टेन नहीं कर पाएगी। आप इस तरीके से समझिए, अगर आप में नॉलेज है और आप एक लेवल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर कोई बंदे में नॉलेज नहीं है, वो फर्जी है, वो भी आपके लेवल पे पहुंच सकता है, लेकिन वो जो लेवल है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। फर्जी आदमी वो जल्दी से कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन आप एक लेवल पे पहुंचे अगर नॉलेज के साथ, तो आप वहां सस्टेन करेंगे फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट? उसी तरीके का वही हमारा फंडा है कि जब एसएल ब्रीच होता है, राइट, जब एसएल ब्रीच होता है, अगर वो वहां सस्टेन करता फॉर सम टाइम, तो हमको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये मैनिपुलेटिव वाला अगर सस्टेन करता है तो इसका मतलब ये टेक्निकली है, मतलब प्रॉपर रीजन के साथ नीचे आया है, राइट? लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता है और 1 मिनट भी सस्टेन नहीं करता, तो 50 के नीचे जाके फटाफट ऊपर आ जाता, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि आपका एसएल जानबूझ के तोड़ा गया है। जानबूझ के तोड़ा गया है आपका एसएल। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ। चलिए अब मैं मान लेता हूँ कि आपका, चलो आपका जेन्युइनली टेक्निकली टूटा है आपका एसएल। आपने भाई 1455 के ऊपर के लेवल लिखे। मैं सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों, कुछ नहीं छोड़ूंगा, आपको एकदम एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा। 1455 के ऊपर जाता है मान लो, राइट? तो आप सोचोगे कि यार चलो 1455 के ऊपर जा रहा है, तब तो ठीक है हमने बाय कर लिया। लेकिन एकदम से 1450 के नीचे आता है जो जेन्युइनली आता है, ठीक है ना? यहाँ पे आप जेन्युइन मान लो, नीचे आता है। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं कि जेन्युइनली ऐसे ला रहा है तो सेल कर दिया आपने, राइट? आपने लॉस बुक कर दिया। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि जहां आप लॉस बुक करते हैं वहां मेरा प्रॉफिट जनरेट होता है, तो शायद आप चक्कर में पड़ जाएंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हम कोई ऑपरेटर वगैरह नहीं, हम आपके जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन हमको ये पता है कि मार्केट कैसे काम करता है। हमको ये पता है कि मार्केट किसके थ्रू गवर्न होता है। हमको ये पता है कि मार्केट की चाल कैसी होती है। हमको ये पता है कि मार्केट की हिस्ट्री क्या है। समझ रहे हो? अब मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है। जैसे मेरे ही 2 लेवल है। आपने अपना ही नॉलेज रखा है। आपने खुद का अपना नॉलेज से आपने बोला है कि 1455 के ऊपर बाय है और 1450 के नीचे सेल है। तो जब आप अपने आपका ये नॉलेज है, आपने लेवल्स निकाले, तो उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो आप? समझ नहीं पाए? चलो आपने 1455 पे बाय किया, ठीक है, ये आपका नॉलेज है, आपने 1400। अब लेकिन आपने ये भी तो रखा है कि 1450 एसएल है, जैसे ही वो एसएल टूटेगा नीचे के लेवल्स आएँगे, ये भी आप ही का ही है ना? तो वहाँ पे आप शॉर्ट क्यों नहीं करते फिर? नहीं समझे आप? ठीक है ना? करना है वहाँ पे, इसको बोलते हैं हम हेजिंग। आपने ऊपर के लेवल पे बाय किया 1455 पे, हिट नहीं हुआ, उसको एज़ इट इज़ रखिए। ठीक है, 1450 के नीचे गया, आपका एसएल ब्रीच हुआ, आपको पता है आप शॉर्टिंग करनी है, वहाँ शॉर्ट कर लीजिए। अब नीचे जाएगा, तो आपको प्रॉफिट है, आपका कवर हो जाएगा, बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। ऊपर गया, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो? तो दोनों तरफ से है, क्योंकि देखो 1450 के नीचे अगर टेक्निकली जाता तो डेफिनिटली आपके नॉलेज के हिसाब से थोड़ा बहुत तो आपको आता ही है, 1444 आएगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर आपसे वापस से बाय कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हेजिंग दोस्तों। ये चीज़ कोई नहीं करता। इनफैक्ट क्या करते हैं ना, जैसे ही एसएल ब्रीच होता है, वो लोग 1450 पे सेल कर देते हैं और अपना लॉस बुक कर लेते हैं। तो ये एक टेक्निक से बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है दोस्तों। मैंने पिछले 8 साल से एक्सपीरियंस किया है, मैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये बड़ी कारगर है। लेकिन इसमें एक लूप होल है जो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन देखो, ये सारी जो भी मैंने आपको सिचुएशंस बताई उसके लिए एक प्री कंडीशंस है। प्री कंडीशन मतलब उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन ये है कि आपको कम से कम कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज है, आपको चार्ट देखना आता है, आपको फंडामेंटल्स देखने आते हैं। देखो इतना बड़ा है, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनको तो चार्ट और फंडामेंटल देखने नहीं आते, टिप्स के भरोसे काम करते हैं। अब मुझे बताओ वो किसके भरोसे हैं? यहाँ तो मैं जो बता रहा हूँ कि जो इंटरमीडिएट एक्सपर्ट है, वो लोग तक मेरी ये जो स्ट्रैटेजी है उनको पता नहीं है। अब आप सोचिए जो लोग है ना सिर्फ़ टिप लेके अपना काम करते हैं, उनके साथ क्या होगा? क्यों नहीं लॉस खाएँगे? वो तो भयंकर कीचड़ में गए हैं वो तो। सोचिए आप जो इतने इंटरमीडिएट एक्सपर्ट अगर जो देख रहे हैं, उनको तक मेरी स्ट्रैटेजी पता नहीं है। तो लाइक बेचारे अब फिर वो बोलते हैं कि हमको लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ। अरे यार आप स्ट्रैटेजी देखो कितनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। ठीक है ना? तो ये क्रिएटिव माइंड आपको सोचना पड़ेगा। आप ही के लिए है, ठीक है ना? मैं ये आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं बना रहा हूँ। आप ही के पैसों की बात है, आपकी फैमिली के लिए, आपके खुद के फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, राइट? अगर आप करेंगे,
कुछ अपना रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा और किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो ये पहली स्ट्रैटेजी समझ गए? लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आपके लेवल्स क्या हैं, ठीक है ना? दूसरी सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो रिस्क मैनेजमेंट की आपको बताता हूँ। जैसे मान लो 1455 का लेवल है, आप करने आए स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है ना? अब आपने देखा होगा मैं हमेशा 1 टू 1 ईयर का चार्ट देखता हूँ। भले ही मैं इंट्राडे करूँ, आप मेरे दूसरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? तो आप अगर वहाँ पे देखते हैं ना, तो मेरा 1 टू 1 1 डे टू 1 ईयर का मैं क्यों देखता हूँ? हमेशा जब भी मैं क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की वीडियोज़ बनाता था, अपने दूसरे चैनल पे, तो वहाँ पे मैं 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट देखता था। इवन इंट्राडे एंड बीटीएसटी एंड फॉर शॉर्ट टर्म के एज़ वेल। क्यों? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी भई 1 ईयर का देखने की? 1 डे के लिए तो अगर आपको इंट्राडे करना है तो 1 वीक का चार्ट इनफ है। सभी देखते हैं। आप देख लीजिए वो हरी, पीली, नीली मोमबत्तियाँ जलाने वाले लोग 1 टू 1 वीक का ही देखते हैं इंट्राडे के लिए। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी 1 ईयर का? तो ये दोस्तों आपकी क्रिएटिविटी है, आपका माइंडसेट है। ठीक है ना? जब आपने ये सोच लिया कि आपको सिर्फ़ किसी को फ़ॉलो करना है, तो फिर ज़िंदगी भर आप फ़ॉलो करते रहेंगे, राइट? लेकिन आपने ये सोच लिया कि आपको किसी बंदे को फ़ॉलो करना है सिर्फ़ नॉलेज लेने के लिए, तो आप ग्रो करेंगे, राइट? तो ये आपके ऊपर है, आपके माइंडसेट के ऊपर है। अब दूसरा जो टेक्निक्स है मैं बता देता हूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है दोस्तों। अब जैसे फ़र्ज़ करो, अब जैसे 1 डे टू 1 ईयर का हम चार्ट देख रहे हैं, यहाँ तक आपको पता चल गया आपको देखना है। अब मैं मान लो 1 डे का और 1 वीक का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का चार्ट देखता हूँ। तो अब मुझे लगता है मुझे करनी है इंट्राडे, राइट? स्विंग ट्रेडिंग। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जैसे 1451 के है, मुझे लग रहा है कि 1455 के ऊपर बाय है इंट्राडे के लिए और टारगेट्स रहेंगे मेरे 1470 के, 1450 के नीचे मेरे शॉर्टिंग के लेवल्स रहेंगे और लेवल रहेंगे मेरे 1430 के आसपास के, ठीक है? बात समझ आ गई आपको ये, राइट? अब क्या होता है ना, ये तो मैंने आपको स्विंग वाले बताए मैंने, ठीक है ना? स्विंग वाले लेवल्स बताए मैंने। लेकिन अब मुझे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में देखना है कि क्या होने वाला है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में क्या करूँगा, मैं थोड़े फंडामेंटल्स देखूँगा, ट्रेंड देखूँगा चार्ट का और मुझे लगा कि हाँ, चलो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बाइंग है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्विंग का मैंने लेवल्स बता दिया और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में हमारी बाइंग है। अब हमको क्या करना है? अब जब हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में हमारी बाइंग है और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में भी बाय करें, ठीक है ना? तो इससे फ़ायदा कितना होता है दोस्तों देखिए, स्विंग में भी बाय कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में भी आपको बाइंग का ही आपको लग रहा है, तो उसमें होगा क्या? अगर आप बाय करते हैं 1455 के ऊपर और अगर नीचे चला जाता है 1450 के नीचे, ध्यान से सुनिए, और आपके पास पैसा नहीं है, काफ़ी लोगों के पास वापस से डालने के लिए पैसा नहीं होता और 1450 के नीचे चला जाता है, आपका एसएल टूट जाता है 1 मिनट के लिए, तब भी आप सेफ हैं, क्योंकि इन शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव आपको पता है कि ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ दोनों आप पैरेलली कर रहे हैं, आपको शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिव लग रहा है और स्विंग में भी पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन अगर आप यही उल्टा लेवल होता, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में आपने ऊपर की तरफ बाय किया, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में आपके नीचे के लेवल है, ठीक है ना? तो आपने बाय किया, ठीक है ना? और वो अब नीचे चला गया, तो फिर आप फँस गए क्योंकि आपने बाय तो कर लिया ऊपर, अब नीचे चला गया लेकिन आपका शॉर्ट टर्म भी आपने यही सोचा कि नीचे जाएगा, तो इसके और नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो वहाँ पे आप जो बाएँगे वो आपकी, समझ रहे हो? आप समझे मेरी बात? बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ये स्किलफुल नॉलेज है दोस्तों। वीडियो जो बंदे जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं, जिनको रियल में नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना, उन्हीं के लिए वीडियो दोस्तों। जो लेवल लेने वाले हैं, टिप लेने वाले हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। वो मुझे स्ट्रीट इन्वेस्टर्स लगते हैं। स्ट्रीट इन्वेस्टर्स ही, राइट? दे आर नॉट जेन्युइन, राइट? मैं किसी से टिप लूँ, मुझे बताइए उस आदमी से टिप लूँ, हम हमारी पर्सनल लाइफ में देखिए, मैं अगर किसी स्ट्रेंजर से मिलता हूँ, तो आप अपनी स्ट्रेंजर से आप हाय हेलो तक ढंग से नहीं करते हैं इंडिया में, राइट? आप उनसे बात करने की बात दूर, आप उनसे मित्रता करने की बात तो दूर, स्ट्रेंजर से पहले आप डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, राइट? पहले सोचते हैं कि वो स्ट्रेंजर कैसा है, सही है, नहीं है, तब उसके जाके बात करते हैं। यहाँ तो आप अपना पैसा लगा रहे हैं, उस उस आदमी से टिप लेने के लिए जिसको आप जानते तक नहीं है। सिर्फ़ उसकी 1 और 2 डे की ट्रायल कॉल लेके आप लगा रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कुछ लोग अच्छे टिप प्रोवाइडर्स होते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, उनके पास नॉलेज होता है, वो आपको सही लेवल्स भी देते हैं। ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग जेन्युइन होते हैं, राइट? लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन जेन्युइन है, कौन है। तो व्हाई नॉट यू स्टैंड ऑन योर लेग्स, राइट? आप अपने लेग्स पे खड़े होइए ना। तो देखिए मैंने 2 आपको 2 कितनी बेहतरीन टेक्निक्स बताई है। शायद अगर आप ये 3 या 4 घंटे आप खुद शांति से बैठ के अगर आपने सोचा होता तो मुझे लगता है आप भी ये डिराइव कर सकते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी, मैं अभी एक और स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। दोस्तों आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। मेरा सिर्फ यहाँ पे लक्ष्य यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ओपिनियन दे सकूँ, ताकि जो मेरे भाई बंधु हैं जो काफ़ी लॉस कमाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉस में डूबे रहते हैं, राइट? उनको अगर मैं कन्वर्ट कर सकूँ किस तरीके से, चलो प्रॉफिट ना हो लेकिन कम से कम उनको लॉस ना हो, तब भी मैं शांत रहूँगा। ठीक है ना? मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाएँ, लेकिन सबसे पहली तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि वो लॉस में ना जाए जो डूबते हैं लोग, राइट? तो इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया दोस्तों, राइट?
तो अगर आपको कोई ट्रेड करना है या आपको लेना है तो प्लीज़ आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए या फिर अपनी खुद की रिसर्च करिए दोस्तों, राइट? तो मैं अगली स्ट्रैटेजी पे बढ़ता हूँ दोस्तों, अगली स्ट्रैटेजी क्या है? अगली स्ट्रैटेजी देखो ये तो मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक पे आपको बता दी इन्फोसिस को लेके, राइट? लेकिन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लेकिन हर स्टॉक का अपना बिहेवियर होता है। जैसे हर आदमी का बिहेवियर अलग होता है, मेरा अलग बिहेवियर है, आपका अलग बिहेवियर है। इतने सारे मेरे जो 800 सब्सक्राइबर 800 प्लस सब्सक्राइबर हैं, हर एक सब्सक्राइबर का अलग-अलग बिहेवियर है, राइट? उसी तरीके से स्टॉक्स के भी अलग-अलग बिहेवियर होते हैं। इन्फोसिस की अलग चाल होती है, इन्फोसिस का अलग पैटर्न होता है कि भाई इन्फोसिस में कोई न्यूज़ आई तो न्यूज़ सेंटीमेंट पे इन्फोसिस कितना भागेगा। रेणुका इंडस्ट्री का अलग होता है, रेन इंडस्ट्री का अलग है, विप्रो का अलग है, राइट? एंड बजाज फाइनेंस का अलग है, सबका अपना-अपना चाल है। तो आपको जब आप सबकी अलग-अलग चाल है और मैं अगर आपको बोलूँ कि आप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, तो आप 10 स्टॉक में तरीके से आप नहीं कर पाएँगे। आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई करना होता है, लेकिन आप उतनी स्टॉक रखिए जितने में आपकी पकड़ हो सकती है, जितने को आप रिसर्च कर सकते हैं। कोई लोग 10-10, 15-15 ले लेते हैं। अब उनको रिसर्च करने का ही टाइम नहीं है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, चार्ट-वार्ट तो देखने की दूर बात है। तो मैं उनको बोलूँगा आप 5 ही लीजिए, राइट? लेकिन अच्छे लीजिए और उन पे प्रॉपर रिसर्च करके करिए, प्रॉपर आपके वो रहना चाहिए, राइट? वो करिए, ठीक है ना? अब जैसे अब आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, तो ये हमेशा फिर भी ये इसमें क्या है कि जब आप इस प्रायोरिटी के साथ जाते हो कि मुझे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, लेकिन लोगों के स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या होते हैं पता है? कि किस स्टॉक में मुझे 10,000 का 2 लाख हो जाएगा। उनका स्टॉक सिलेक्शन का पैरामीटर ये होता है, ठीक है ना? आप 10 में से मैं 10 बंदे यहाँ खड़े करता हूँ जिनको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करनी है। आप उन 10 बंदों से पूछिए जो इंटरमीडिएट हैं कि आपको कौन-सा स्टॉक सेलेक्ट करना है और आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? तो बोलेंगे कि यार इस सेक्टर में ये है, ठीक है ना? और इसमें बहुत बड़ा मुझे लग रहा है कि मुनाफ़ा मिलेगा, राइट? मुझे 10,000 के 1 लाख करने हैं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। उन वो पैरामीटर्स होते हैं उनका स्टॉक सिलेक्शन में, जबकि ये पैरामीटर्स आपके नहीं होने चाहिए। आप जब भी इस तरह का अगर आप चीज़ रखते हैं अपने दिमाग में, देखिए ये एक माइंडसेट वाली बात है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 1 दिन में लक्ष्य रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने आप पे प्रेशर डाल देते हो कि मुझे 10,000 के मुझे 10 लाख करने हैं। अगर आप ये प्रेशर डाल देते हो, तो उस प्रेशर की वजह से आपका माइंड इतना सोफिस्टिकेट हो जाता है कि आप गलत-गलत डिसीज़न्स लेने लगते हैं। क्योंकि आपको समहाउ कैसे भी करके वो लक्ष्य अचीव करना होता है, उसकी वजह से आप गलत-गलत लेकिन अगर मैं यही आपको बोलूँ कि आपके पास ₹10,000 हैं, ठीक है ना? ₹10,000 उस ₹10,000 को आप इन्वेस्ट करिए और कोशिश करिए कि आप मुनाफ़ा कमाएँ, ठीक है ना? अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करिए। अगर मैं आपको ये बोलूँ, तो आप रिस्क फ्री होके एकदम कूल माइंड से आप ट्रेड करेंगे क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं, कमाना आपको है, सबको ही कमाना चाहता है। लेकिन मैं अगर आपको इतना बड़ा गोल रख दूँ आपके सामने, जो बड़ा ही इमेजिनरी लगे एज़ अ इंटरमीडिएट, तो आप फिर ढेर होने के चांसेस आपको ज़्यादा है और काफ़ी सारे लोग इसी वजह से उठाते हैं। तो अब आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है? आपको पहले अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है कि आपको जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एज़ अ पार्ट टाइम कर रहे हो, एज़ अ फुल टाइम कर रहे हो, आपको कितना कमाना है? आपके पास कितनी कैपिटल है, कितना कमाना है, वो सब आपको मैटर करता है। फ़र्ज़ करो मैं अगर मोल लेता हूँ आपके पास ₹1,00,000 हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली ₹1,00,000 आपके पास, उसी 1,00,000 को आप सर्कुलेट करके रोज़ ट्रेड करते हैं, राइट? तो अब ये जब ₹1,00,000 हैं आपके पास, तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? अगर आपका 1,00,000 है तो आप क्या दिन के 1,000 कमाना चाहते हैं या दिन के आपको 10,000 कमाने हैं या दिन के 5,000 कमाने हैं? जो बोलते हैं ना टिप देने वाला है कि आप दिन को आपको महीने के 30% देंगे, 40% देंगे। तो अब आपके ऊपर प्रायोरिटीज़ अगर आपको महीने के 1,000 कमाने हैं, देन आई वुड से लाइक कि आप इन्फोसिस जैसे स्टॉक से भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा कमाना है, पॉसिबल है वो, लेकिन उसके लिए एक्सपर्टाइज़ चाहिए। लोग फटाफट स्मॉल कैप में चले जाते हैं। मैं खुद रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको करोड़पति बनना है, बड़ा इन्वेस्ट करो बड़ा प्रॉफिट कमाना है, तो डेफिनिटली आपको स्मॉल कैप में राकेश झुनझुनवाला ने जब टाइटन में इन्वेस्ट किया था, तो कहाँ था वो, राइट? ठीक है ना? ये सब चीज़ें आपको मिली होगी कि 1 से 100 करोड़ तक का सफ़र, 1 से 100 करोड़ तक का सफ़र। काफ़ी लोगों ने बोला है कि मैंने ₹1 से स्टार्ट किया है, 100 करोड़ तक का स्टार्ट किया है, ये किया, वो किया। लेकिन वो कभी दोस्तों वो सिर्फ़ किताबी बातें होती हैं। ₹1 से 100 करोड़ कैसे बना लेगा भाई साहब? नहीं, ज़ीरो एक तो ज़ीरो से 1000 करोड़ न जाने क्या-क्या लिखा हुआ है, कहाँ से कमा लेंगे? वो लोग कभी अपनी टैक्टिक्स नहीं बताते दोस्तों, ठीक है ना? आप ₹1 से नहीं कमा सकते यार, कैसे कमाओगे ₹1 से? मतलब किस किस बोलने के कोई हाथ-पाँव तो होने चाहिए उसके। फिर उस वीडियो में बताते हैं कि हमने लोन लिया था और हमने ये किया, तो फिर ₹1 से कहाँ कमाया आपने? जब आपने लोन ₹1,00,000 का ले लिया, तो ₹1 से 100 करोड़, 10 करोड़ न जाने कैसे कमाया आपने? फिर तो आपने 1 लाख से कमाया ना, ठीक है ना? तो दोस्तों यही बात है, आपको सिर्फ़ इतना करना है, आपको हमेशा अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है। कि आपको कितना कमाना है। आप महीने के 10% कमाना चाहते हैं या आप साल के 20% कमाना चाहते हैं, ठीक है? ये आपके ऊपर है। अगर मैं किसी से पूछूँगा कि आप महीने के 10% कमाना चाहेंगे, साल के 20%? तो ऑब्वियसली सभी यही बोलेंगे कि साल के 20 से अच्छा तो डेफ़िनेटली महीने के 10% है ना, साल के तो मुझे 120% मिल जाएँगे, 150% मिल जाएँगे, राइट? लेकिन बात वो नहीं है।
प्रायोरिटीज़ आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि जब आप ज़्यादा अर्निंग करते हैं तो उसके साथ रिस्क ज़्यादा आती है। तो आपको समझना पड़ेगा अगर आप रिस्क एब्ज़ॉर्बर ज़्यादा है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जो मैंने अर्लियर वीडियोज़ में बनाई थी, अगर वो आपकी बहुत अच्छी है, तो शायद आप ना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा गेन के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत होती है। आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो मैं यहाँ देता रहूँगा। जितना कोशिश होगा मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा दोस्तों, आज मुझे टाइम मिला है। तो और दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा डाइवर्ट करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना? और करने वाले लोग कम होते हैं, ठीक है ना? ऑडियंस हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है ना? और खेलने वाले लोग बड़े कम होते हैं। क्रिकेट हो या कोई भी हो, क्रिकेट में जब बैट्समैन आता है, प्ले करता है, गेम करता है, अच्छा खेले या खराब खेले, अच्छा खेले तो तालियाँ बजती है, खराब खेले तो क्रिटिसाइज़्म होता है, राइट? लेकिन खिलाड़ी वही होते हैं और जो जनता होती है, जो ऑडियंस होती है, वो होती है लाखों में, राइट? और प्लेयर्स होते हैं गिने-चुनिंदा, ठीक है ना? तो अब आपको क्या बनना है? आपको खिलाड़ी बनना है या ऑडियंस बननी है? ऑडियंस का काम है, जब आप खराब करोगे तो आपको डिमोटिवेट करेंगे, जब आप अच्छा खेला करोगे तो आपको वैसे ही मोटिवेशन मिल जाएगा, फिर आपको जनता की मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? लेकिन मोटिवेशन की ज़रूरत कहाँ होती है? जब आप खराब करते हो, तब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तब ऑडियंस आपके साथ नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको डाइवर्ट करने वाले लोग काफ़ी मिलेंगे, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना? अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अगर आप नॉलेज के साथ कर रहे हैं, ये बात है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कर रहे हैं। अंधाधुंध कर रहे हैं तब तो ठीक है, लोगों को रोकना चाहिए आपको, पकड़ के बाँध के रखना चाहिए, रोकना क्या चाहिए। लेकिन अगर आप सही नॉलेज के साथ, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ, तरीके से एज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर अगर आप करते हैं, फिर अगर आपको सुनने को मिलता है, बेटा ये मत कर, वो मत कर, तो यू शुड अवॉइड। लेकिन दोस्तों, रिस्क इस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पे ज़ोर करता हूँ, वो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा जैसे गाड़ी चलाते वक़्त हम सबको लगता है कि एक्सेलरेशन पे पाँव हमें मज़ा आता है, लेकिन ब्रेक ही सब कुछ करता है। अगर ब्रेक नहीं होगा, तो कुछ नहीं, ठीक है ना? तो अगर आपको कुछ सीखना है, तो सबसे पहले ब्रेक लगाना सीखना है। आप जब कार चलाना सीखते हैं, ठीक है ना? जब मैंने कार चलाना सीखी थी, तो मैं हमेशा एक्सेलेरेटर पे पाँव लगाता था क्योंकि सबको ये रहता है कि एक्सेलेरेटर पे पाँव लगाना है। लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि अगर मुझे कार चलाना सीखनी है इन अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव और मुझे अपने आप को सेफ रखना है, तो मुझे पहले ब्रेक लगाना सीखना होगा, राइट? तो पहले आपको ब्रेक लगाना सीखना है, उसके बाद आपको एक्सेलरेटर करना सीखना है, राइट? अगर आपको ब्रेक में महारत हासिल हो गई, तो फिर आप फुल स्पीड में आप 180 की स्पीड में भी चला सकते हैं अपनी गाड़ी को, अपनी लाइफ की गाड़ी को, अपने प्रोफेशनल गाड़ी को, राइट? उसके बाद क्योंकि आपको ब्रेक लगाना आता है। लेकिन अगर आपको ब्रेक लगाना नहीं आता, आप 20 की स्पीड में भी जाएँगे, तो आप अपनी कार ठुकवा देंगे किसी भी रास्ते में आने वाला जो भी ऑब्स्टेकल है, ठीक है ना? ट्री से, पत्थर से, कहीं पे भी आप जाके भिड़ सकते हैं, राइट? तो वही चीज़ है दोस्तों। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया दोस्तों। मैं यही करना चाहूँगा दोस्तों, हमेशा ये सोचिए अगर आपका नॉलेज सही है, नॉलेज कैसे सही है? आप हमेशा अपने आप को टेस्ट करिए। मैंने हमेशा से बोला है, आप अब मुझसे पूछेंगे कि सर इसकी क्या डेफिनिशन? कुछ लोग इतने कन्फ्यूज़ होते हैं, मुझे आके लोग पूछते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इनफ नॉलेज हो गया? ऐसे क्वेश्चन्स पूछते हैं लोग राइट? कि सर अब मुझे कैसे पता चला कि सर मैं इंटरमीडिएट हो गया हूँ, मैं लगा सकता हूँ और ये कर सकता हूँ। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं राइट? कुछ लोग तो मुझे कॉल भी कर लेते हैं। तो मैं उनको यही बोलता हूँ दोस्तों, आप अपने आप को टेस्ट करिए। हर चीज़ हम किसी रीज़न की वज़ह से करते हैं राइट? आपको जॉब से पैसा मिलता है क्योंकि आप वहाँ पे काम करते हैं, राइट? आपको एप्रिसिएशन मिलता है क्योंकि आपने अच्छा काम किया है। तो हर एक एप्रिसिएशन और रिवार्ड किसी रीज़न की वज़ह से होता है, राइट? उसी तरीके से जब आप ट्रेड करते हैं, राइट? तो आपको टेस्ट करना चाहिए अपने आप को कि यू आर डूइंग गुड और नॉट एटलीस्ट फॉर 3 टू 6 मंथ्स आपको टेस्ट भी करना चाहिए पैरेलली, ठीक है ना? जैसे कुछ वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स आते हैं, पहले आप नॉलेज लीजिए और फिर उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करिए। वर्चुअल सॉफ्टवेयर में आपको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दे दिया जाता है, आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं, वो वर्चुअल मनी होती है, आप यूटिलाइज़ करके तो आपको एक थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, एक लेवल पे आएगा। हालाँकि रियल टाइम ट्रेडिंग हमेशा अलग होती है क्योंकि वहाँ पे आपके रियल पैसे लगते हैं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा सोचते हो और आपका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। वर्चुअल ट्रेडिंग में आपके वो पैसे नहीं होते तो आप काफ़ी कूल एंड फ्री होते हैं, तब आपके डिसीज़न थोड़े-से अलग हो जाते हैं, राइट? क्योंकि जब आप फ्री होते हो, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, तो आपके डिसीज़न्स अलग होते हैं। जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, स्पेशली जब पैसों का प्रेशर आता है, तब आपके डिसीज़न इफ़ेक्ट होने लग जाते हैं। दिस इज़ ह्यूमन टेंडेंसी सबके साथ होता है, किसी के साथ कम होता है, हमारे धोनी साहब के साथ बहुत कम होता है, मिस्टर कूल एंड काम है, राइट? उनके साथ कम होता है, लेकिन हमारे जो दूसरे प्लेयर्स हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है, राइट? तो अलग-अलग चीज़ें हैं दोस्तों, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए, अपने आप को टेस्ट करते रहिए हमेशा। मार्केट आपका हमेशा टेस्ट लेगा, हर लेवल पे टेस्ट लेगा। पिछले 8 साल से मार्केट मेरा टेस्ट ही ले रहा है। हमने क्रूड ऑयल में काफ़ी देखे हैं, 120 से 80 के लेवल हमारी जर्नी काफ़ी रही है। हर एक कदम पे उन्होंने हमारा बड़े-बड़े टेस्ट लिए हैं। तो मार्केट खुद भी आपका अपना टेस्ट लेता रहता है। उस टेस्ट में आप अगर सफल होते हैं और हमेशा
इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन की तरफ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप आगे जाके काफ़ी अच्छा करेंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि दोस्तों आप सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से ट्रेड करें, सीखें, कमाएँ, खुद के लिए कमाएँ, फैमिली के लिए कमाएँ और फिर ऐश करें, अय्याशी करें, पार्टी करें, ज़िंदगी है जीने के लिए दोस्तों, ठीक है ना? लेकिन ज़िंदगी अच्छी जीने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। अगर आप ये तो मेरी दोस्तों 1% स्ट्रैटेजी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने आपके साथ जो शेयर किया वो 1% भी नहीं है, ठीक है ना? अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वीडियोज़ आने वाले हैं ऐसे। तो इसलिए दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको चाहिए तो दोस्तों। सो दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा, राइट? आपका सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। अगर आपको इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोज़ चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करिए एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। बिना लाइक काफ़ी लोगों को वीडियो अच्छा लगता है लेकिन आलस के चक्कर में ये एक आलस भी बड़ी बीमारी है। स्टॉक मार्केट में नहीं चलती दोस्तों आलस। आलस नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ सब टाइमिंग का खेल है, समय का खेल है यहाँ पे। ठीक है ना? हर जगह समय का खेल है, लेकिन मार्केट में समय के साथ अपना पैसे का भी आपका वैल्यू खोता है, बढ़ता है, राइट? तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सबको सुरक्षित रखें एंड अच्छा खासा पैसा कमाएँ। सो इसी आइडिया के साथ विथ दिस थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।